हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कास्ट अकाउंटिंग और एडवांस कास्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके दोनों में ही इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस आपके बीकॉम के लिए भी, टीजीटी है, पीजीटी है, या और भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो आपका होगा कॉमर्स रिलेटेड, उसमें ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस डाली हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, स्टैटिक्स है, और भी सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। किसी और सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 30 तक क्वेश्चंस हो गए थे। 31 क्वेश्चन लेते हैं। चिट्ठे में स्थल पर सामग्री कहाँ प्रदर्शित की जाएगी? वेयर विल द मटेरियल एट साइड बी डिस्प्लेड इन द बैलेंस शीट? ऑन द एसेट साइड, ऑन द लायबिलिटी साइड, एज ए फुट नोट, नन ऑफ दीज। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ी होगी, यानी कि ठेका लागत विधि। तो उसमें जब आपका दो कंडीशंस दे रखी थी, एक जब ठेका पूर्ण हो जाता है उसी वर्ष में, दूसरी कंडीशन क्या थी, जब ठेका एक वर्ष में पूर्ण नहीं होता, यानी कि अपूर्ण रहता है, अगले कई वर्षों तक चलता रहता है। तो यहाँ पर जब आपका ठेका पूर्ण हो जाता है तो जो मटेरियल बचता है लास्ट में, उसे क्या करते हैं, पूरा का पूरा स्टोर्स को वापस कर देते हैं। लेकिन जो आपका अगर ठेका पूर्ण नहीं हुआ है, कई वर्ष तक चलना है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उससे जो भी मटेरियल बचती है उसे मटेरियल एट साइड की तरह दिखाते हैं, बाई साइड में, और उसे अगले वर्ष जो आपका दूसरा अकाउंट बनेगा, दूसरे वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो उसमें क्या होगा, डेबिट साइड में, टू साइड में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर अब उसको चिट्ठे में हम किस तरह दिखाते हैं, तो उसको चिट्ठे में जो हम दिखाएंगे तो एसेट साइड में आ जाएगा, आपका मटेरियल साइड एसेट साइड में दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 यूनिट्स आर पुट इन ए प्रोसेस एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ ₹90। नॉर्मल वेस्टेज इज 10% विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू। इफ आउटपुट इज 40 यूनिट्स, द अमाउंट ऑफ abnormal लॉस शुड बी। अब आपको बताना है कि 90 रुपये की कुल लागत पर 50 इकाइयों को एक प्रक्रिया में लगाया जाता है। सामान्य हानि बिना किसी स्क्रैप मूल्य के 10% होता है। यदि आउटपुट 40 यूनिट है तो असामान्य हानि की राशि होगी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में बताया है, ये किससे रिलेटेड है, आपको समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग, जो है आपकी प्रक्रिया लागत विधि, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 90 रुपये की कुल लागत पर 50 इकाइयों को एक प्रक्रिया में लगाया जाता है, यानी कि यूनिट कितनी हो जाएंगे, 50, और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 90। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर आप जब लिखेंगे तो आपका यूनिट्स में 50 हो जाएगा, और जो उसका कॉस्ट थी वहाँ पर 90 आ जाएगा। दूसरे साइड जब आप आएंगे बाई साइड में, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो नॉर्मल वेस्टेज दे रखा था, तो दो कॉलम होंगे, एक आपका यूनिट का, दूसरा हो जाएगा कॉस्ट का। तो कितना आपका दे रखा है, 10%। तो इकाइयाँ कितनी, 50, तो आपका 50 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 यूनिट्स आ जाएंगे। उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो कॉस्ट वाला कॉलम हम छोड़ देंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, यूनिट के कॉलम में 5 लिख लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि आउटपुट 40 यूनिट का है, तो आउटपुट में आप 40 यूनिट्स लिख लीजिए। यहाँ पर अच्छा हम देख लेते हैं कि पर यूनिट कितना निकल के आया है। असामान्य हानि निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, हमें यूनिट्स तो निकल आए, आपकी 5 यूनिट हो गए नॉर्मल वेस्टेज के, आउटपुट हमें पता चल गया 40, तो 45 हो गया टोटल। इधर आपके यूनिट्स कितने आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, तो बीच का डिफरेंस कितने का आया, 5 यूनिट्स का आया। वही 5 यूनिट्स क्या हो जाएंगे, आपकी असामान्य हानि हो जाएंगे, यानी कि अब नॉर्मल लॉस हो जाएगा। अब उसकी वैल्यू निकालने के लिए कि कितने का हुआ है, ये तो पता चल गया 5 यूनिट, लेकिन उसका कॉस्ट क्या है, तो उसके निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी इकाइयाँ बनी थी नॉर्मल लॉस वाली निकाल देते हैं हम। तो आएंगी कितनी हमारी, 45 आएंगी, 5 यूनिट्स को लेस कर दिए, 45 आएंगी। 90 आपकी कॉस्ट आई है, 45 बनी है यूनिट्स, तो डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, ₹2 पर यूनिट। तो आप इसी जो आपका 5 निकल के आया था, 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब नॉर्मल लॉस का, तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 10। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो अब नॉर्मल लॉस निकाला जाता है तो किस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्य हानि का लेखा किया जाता है। अब नॉर्मल लॉस इज चार्ज टू प्रोसेस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो जो अब नॉर्मल लॉस होता है, क्या होता है, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया था कि कभी कभी क्या होता है कि प्रबंधकों की या करकर्ताओं की जो लापरवाही होती है उसकी वजह से, या कोई प्लांट या मशीनरी ख़राब हो गई है जिसकी वजह से भी आपका अब नॉर्मल लॉस हो सकता है, या सामग्री का मटेरियल जो है वो ख़राब हो गया हो, कोई भी रीज़न हो सकता है असामान्य हानि यानी कि अब नॉर्मल लॉस का। तो उसका लेखा कैसे किया जाता है, तो कैसे निकाला जाता है, ये तो मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में आपको समझा दिया। तो उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किस में किया जाता है, वो हो जाएगा आपका लागत लाभ एवं हानि खाता, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाभ बिक्री का 50% है तो यह लागत का प्रतिशत होगा। इफ प्रॉफिट इज 50% ऑफ सेल्स देन इट विल बी % ऑफ कॉस्ट। तो आपको बताना है कि अगर प्रॉफिट जो है वो 50% है सेल का, बिक्री का, तो वो लागत का कितने प्रतिशत होगा। तो सिंपल सा सीधा सा समझिए, अगर हम मान लेते हैं कि बिक्री हमारी 100 है, माना कि हमने बिक्री हमारी 100 है, तो अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट जो 50% है, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा। 50% मतलब हाफ हो जाएगा, फिर आधा कितना होगा, 50 आ जाएगा। तो 50 अगर आपका लाभ है और बिक्री आपकी 100 रुपए की हो रही है, तो बीच का जो डिफरेंस आया 50 वो क्या हो जाएगी, लागत हो जाएगी। यानी कि 50% वो प्रॉफिट है और 50% क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछ जो रहा है कि ये लागत का आपका जो लाभ निकल के आया है वो लागत के कितने प्रतिशत होगा। तो वैसे तो सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है 50 आपकी लाभ है और 50 आपकी लागत है, तो क्या हो जाएगा, 100% ही तो हो जाएगा। ये तो हो गया एक ओवरऑल तरीका आपको सॉल्व करने का, आप इजली से समझ सकते हैं। अब इसे फॉर्मूले में रख के भी समझ लेते हैं। तो आप बिक्री वही मान लेंगे, अब 100 हो जाएगी आपकी, लेस करेंगे तो लागत आ जाएगी 50। अब इसे हम ये निकालने के लिए लागत, लाभ जो है लागत का कितने प्रतिशत है, फॉर्मूला जो आएगा वो होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 50, अपॉन कॉस्ट आ जाएगी 50 इंटू 100। 50 से 50 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आएगा 100 ही तो बचेगा, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत अंकेक्षण उपयोगी है। कॉस्ट ऑडिट इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट, टू द गवर्नमेंट, टू द शेयर होल्डर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जो लागत अंकेक्षण होता है किसके लिए उपयोगी होता है। लागत अंकेक्षण क्या, अंकेक्षण आपको पता ही होगा, जो भी खाते आपने बनाए होते हैं उनका अंकेक्षण करना, उनकी जांच करना कि वो सही है या नहीं है, तो वो हो जाता है अंकेक्षण। अब वही लागत लेखों का जब किया जाता है तो वो लागत अंकेक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किसके लिए उपयोगी, प्रबंधन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उससे क्या होता है, जो समंक होते हैं, संख्याएं होती हैं, उन पर विश्वसनीयता होती है, जिससे कि आसानी से वो नियंत्रण कर पाते हैं और निर्णय ले पाते हैं। अपव्यय पर नियंत्रण होता है, कुशलताओं की जानकारी मिलती है। अच्छा, सरकार के लिए कैसे उपयोगी है, तो आपने सुना होगा कि टेंडर प्राइस वगैरह जो निकालती है गवर्नमेंट, कहीं पर का जैसे कि रोड बननी है, कहीं पर फ्लाईओवर बनना है, इन सबके क्या होता है, टेंडर ही तो निकाले जाते हैं। उसमें भी क्या होता है, लागत अंकेक्षण बहुत यूजफुल होता है, ये दिखा जानने के लिए कि जो भी आंकड़े दिए गए हैं सही है या नहीं है। अंशधारियों के लिए भी बहुत उपयोगी, क्योंकि उन्हें ये रहता है कि प्रबंध विश्वास रहता है कि जो भी लाभ दिखाया जा रहा है वो सही है या नहीं सही है। तो इन तीनों के लिए ही क्या हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन की एकीकृत प्रणाली के तहत कच्चे माल को डेबिट किया जाता है। अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इशूज ऑफ रॉ मटेरियल इज डेबिटेड। परचेज अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, नन ऑफ अबव। तो आपने पढ़ा होगा कि जो है कई तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं लागत लेखांकन में भी। तो यही पूछा है, जो कच्चे माल जो इशू कराया गया है वो एकीकृत प्रणाली जो होती है उसमें कहाँ पर डेबिट किया जाएगा, किस खाते में डेबिट किया जाएगा। क्रय खाते में, चालू कार्य खाता बही नियंत्रण खाते में, स्टोर्स खाता बही नियंत्रण खाते में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो डेबिट किया जाता है स्टोर्स खाता बही नियंत्रण खाते में। अच्छा, जो लेखांकन की एकीकृत प्रणाली होती है उसमें क्या किया जाता है, जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स है और कॉस्ट अकाउंट है वो अलग अलग नहीं बनाए जाते, दोनों का ही लेखा क्या होता है, एक ही खाता बही में किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा था कच्चे माल को डेबिट किया जाता है, तो हो जाएगा स्टोर्स खाता बही नियंत्रण खाता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक आदेश मात्रा होगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज, वार्षिक खपत यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट्स है 6400 यूनिट्स, ऑर्डर कॉस्ट है 200, कैरिंग कॉस्ट है 4। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, EOQ निकालना है, आर्थिक आदेश मात्रा। तो कैसे निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा, √2 इंटू R इंटू CO अपॉन CH। आर आपका एनुअल रिक्वायरमेंट हो जाती है, CO क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग हो जाती है, और CH क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, या फिर जिसे कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। फॉर्मूले में रख लेंगे कि कितना आएगा, √2 इंटू 6400 इंटू 200 अपॉन 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, √, आएगा 6,40,000। इसका आपको रूट निकाल लेना है, तो कितना निकल के आएगा, 800 यूनिट्स आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण विभागीय उपरिव्ययों को संबंधित विभाग पर वितरित करना है। द एंटायर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द कंसर्न डिपार्टमेंट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवंटन और अविभाजन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि कब आपका जो है आवंटन का माना जाएगा और कब उसका अविभाजन माना जाता है। आपको पता ही होगा, किसी वस्तु का जो उत्पादन होता है तो बहुत सी क्रियाएं होती हैं, काफ़ी प्रोसेस होती हैं, कई जहाँ से कई विभागों मिल करके काम करते हैं तब वस्तुओं का उत्पादन होता है, अलग अलग विभाग होते हैं। तो वहाँ पर जो भी वे ऐसे हैं जो किसी एक विभाग पर आसानी से डाले जा सकते हैं, जैसे कि आप छोटे औजारों का व्यय है, अप्रत्यक्ष सामग्री है, अप्रत्यक्ष श्रम होगा,
प्लांट और मशीन का ह्रास है, जो भी किसी एक ही विभाग से जुड़ा है उसी विभाग पर उसे डाला जा सकता है, तो वो हो जाएगा उपरिव्यय का आवंटन। और अविभाजन में क्या हो जाता है, जब अनुपातिक राशि यानी कि कोई ऐसा व्यय किया जा रहा है जो कई विभागों पर इसका क्या पड़ रहा है, भार पड़ रहा है, जो कई विभागों से संबंधित है, वहाँ पर क्या किया जाता है, उपरिव्ययों का अविभाजन किया जाता है, अनुपातिक रूप से किया जाता है। जैसे कारखाने का किराया है, कोई भी आपकी जो फैक्ट्री आपने ले रखी है, जो उसका आप अगर रेंट दे रहे हैं, तो उसमें जितनी भी चीज विभाग आपके काम कर रहे हैं, तो रेंट जो होगा फैक्ट्री का क्या होगा, सभी विभागों पर आ रहा है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, अनुपातिक रूप से सभी उत्पादन विभागों और जो सेवा विभाग होंगे उन पर वो चीज़ डाल दी जाती है, उन्हें उसे वहन करना पड़ता है, तो वो हो जाएगा उपरिव्ययों का अविभाजन। यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि किसी एक विभाग से संबंधित उपरिव्यय हैं जो उन पर डाला जा रहा है, तो वो हो जाएगा उपरिव्ययों का आवंटन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरिव्यय का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरिव्ययों के न्यून अवशोषण के कारण हैं। द रीजन फॉर लो अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स आर incorrect estimation of the quantity of production, incorrect estimation of the value of output, actual working hours less than standard hours, all of the above। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उपरिव्ययों के न्यून अवशोषण के क्या कारण हैं। उत्पादन की मात्रा का अनुमान गलत होना, उत्पादन के मूल्य का अनुमान गलत होना, कार्य के वास्तविक घंटे माप घंटे से कम होना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि उपरिव्ययों का न्यून अवशोषण या फिर जिसे आप अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स बोलते हैं, या फिर आपको ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स जो होता है वो क्या होता है। तो जब आपकी जो अनुपातिक आधार पर चार्ज की राशि जो होती है वास्तविक राशि से कम होती है, तो वो हो जाता है उपरिव्ययों का न्यून अवशोषण। और जब आपकी जो कुल उपरिव्ययों की राशि है उस अवधि में किए गए उपरिव्ययों की वास्तविक राशि से क्या है, अधिक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कारण क्या है उसके ऐसा होने के, तो तीनों ही आपके कारण हो जाएंगे। मात्रा का अनुमान गलत होना भी, मूल्य का अनुमान गलत होना भी, और कार्य के वास्तविक घंटों का माप घंटों से कम होना, ये तीनों ही कारण हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सवारी गाड़ियों की परिवहन इकाई डैश है। इन केस ऑफ पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट कैरेज कैपेसिटी इज इन टर्म ऑफ डैश, सीट्स, टन्स, किलोमीटर, नन। तो क्या हो जाएगी, वो किलोमीटर हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यात्री किलोमीटर भी हो सकता है क्वेश्चन में आपके, या सिर्फ किलोमीटर भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।